फिरोज। वसीम, आप खुद एक शोहरत याफ्ता इंसान है। शोहरत आपने बचपन से देखी, वो चाहे अपने अपने अब्बू की शक्ल में देखी। आपके अब्बू के पास हमेशा बड़े लोग आते रहे, बड़े लोग इन्हें सुनते रहे। पाकिस्तान के बड़े बड़े वुज़रा, बड़ी बड़ी कैबिनेट में, बड़े बड़े ममालिक में जाके गाते रहे, लोग सुनते रहे। वो शोहरत तो आपके लिए वो नई नहीं थी, लेकिन वो शोहरत जो आपने खुद अपना हासिल करी, क्या चीज़ ऐसी थी कि आप हॉकी की तरफ चले गए जबकि आप घर में हमेशा आपने गाना सुना? उमर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बचपन से ही मैंने घर के अंदर जो है वो वालिद साहब के इनके नगमे और इनके गीत और इनकी गज़लें सुनी। कुछ ऐसा हुआ नहीं, अल्लाह ताला की मेरा ख्याल है कुछ मर्ज़ी थी कि मुझे चेंज करना था और टर्न बैक दे के मुझे हॉकी की तरफ लेके आना था। घर के पास ही ग्राउंड था हॉकी का, तो वहाँ पे ये बड़े बड़े नाम हसन सरदार, इसमें तनवीर डार और कलीमुल्लाह समीउल्लाह आते थे, उनको देख के शौक़ पैदा हुआ। क्रिकेट भी खेलता था मैं। आपने 8 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी खेली जी। 8 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी आपने खेली और 335 मैच खेले आपने आज तक, ये आपका रिकॉर्ड है। ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में आपने कौन सा मैच खेला जो बड़ा यादगार रहा? फर्स्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान टीम में आया 1983 के अंदर, उस वक्त 16 इयर्स का था मैं। स्पीड क्या थी भागने की? स्पीड क्या थी भागने की 16 साल की उम्र? स्पीड अच्छी, 16 साल की उम्र में आदमी बहुत भागता है। मतलब स्टैमिना भी था, स्पीड, मगर वो एक्सपीरियंस नहीं था। सिर्फ भागना भागना था, एक्सपीरियंस नहीं था इतना ज़्यादा। एक्सपीरियंस तो खेलने किधर भागना है, किधर भागना ये नहीं पता। ये नहीं पता किधर भागना आता था, लेकिन भागना किधर बॉल है? लेके रन करता था। एक बार मैं लाहौर में भागा था, जो मेरे साथ थे वो लोग याद करते हैं यार, वाह 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 क्या भागा था मैं, कसम से। फायरिंग हुई, मैं जो भागा हूँ, आप यकीन करें, जो लोग मेरे साथ खड़े थे वो कहते जी हमने ऐसा भागता हुआ आदमी नहीं देखा। जिग जैग, और जब भी कभी गोली चले ना, जिग जैग भागो, कभी भी सीधे नहीं भागना, स्ट्रेट। फिर तो आपको भी बता रहा हूँ, उसमें भी कुछ ऐसे ही है, जिगजैग ही भागना पड़ता है, कभी कभी स्टेडी भागना पड़ता है। मगर ये होता है कि जब मुखालिफ टीम होती है तो उस पर अटैक करने के लिए आपको जिगजैग भागना पड़ता है। आपको मैंने देखा कि आपने गेंद आगे फेंकी और उसके बाद आप उसको जाकर के पकड़ते थे गेंद को। वो असल में एक ऐसा डेवलप हो गया था, समीउल्लाह उनको देखता भी रहा था खेलते हुए कि भाई किस तरह से ये अपनी टेक्निक को यूज़ करते हैं एस्ट्रोटर्फ के ऊपर। उसी टेक्निक को यूज़ करते हुए मैंने उनको अपना आइडियल रखते हुए ये जो गेंद फेंक के भागते हैं वो मैंने उनसे सीखा था। उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं था, मगर मैं उनकी वीडियोस देख के और ये करने की कोशिश करता था। अल्लाह ताला ने मुझे उस पर अबूर हासिल करवाया। तो उनकी टेक्निक में मेरी टेक्निक में थोड़ा फ़र्क था। मेरे पास ड्रिबलिंग विद द बॉल थी, उनके पास रनिंग विद द बॉल थी, मतलब वो फेंक के भागते थे। फिर वो भी मैंने उसको भी जो अडॉप्ट किया फ़ौरन कि यार ये भी लेके आऊँ मैं उसमें और गुड़ डालूँ इसके अंदर। तो उससे जो हमारे डच प्लेयर थे, जर्मन और जो हॉलैंड के जो प्लेयर थे, वो काफ़ी डरते थे कि भाई ये अब अटैक करेंगे तो इनका अटैक बड़ा खतरनाक क्या होगा। टाइम था वो? गोल्डन टाइम था और हॉकी की लगन भी बहुत ज़्यादा थी उमर भाई। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हम सीखते हुए आए थे अपने सीनियर से। अब आजकल जो आप हॉकी देख रहे हैं इसमें कोई सीनियर नहीं है, सब बराबर हैं। इनमें सिखाने वाला जो हमारे स्टार से मेगा स्टार, क्योंकि मेडल्स भी ज़्यादा थे उस वक्त, अब मेडल्स जो हैं वो नहीं है। हॉकी के साथ जो ज्यादती है, मैं तो ये इस शो में बात ये करूँ कि ज्यादती क्या है कि उन प्लेयरों को, मुझे अफसोस होता है, मैं क्योंकि खुद हॉकी को पसंद करता हूँ ज़ाती तौर पे। मैंने इस्लाउद्दीन साहब से लेकर के समीउल्लाह, हनीफ खान, कलीमुल्लाह और हसन सरदार, ये सब मेरे पर्सनल भाइयों की तरह हैं, दोस्त हैं। मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। आप आए, आपको भी मैंने बहुत देखा है, जब आप स्पीडली भागते मेरा दिल इतना खुश, मुझे पाकिस्तान के हर टैलेंट से प्यार है, आप बिलीव करें। मुझे ये अफसोस होता है कि हॉकी को वो पजीराई नहीं मिली। हॉकी को वो पजराई नहीं मिली जो कि क्रिकेट को मिली है, ठीक है ना। हॉकी हमारा कौमी खेल है। अब देखें, अगर ये पूरे हमारी पाकिस्तान के अंदर एस्ट्रोटर्फ लगा दें, ठीक है ना, और क्योंकि उस पे खिलाड़ी तैयार करें ग्रास रूट लेवल से, ग्रास तो जब भी तैयार हो सकते हैं। अदरवाइज आप देख लें कि हॉकी जो है इतना महंगा खेल हो गया क्रिकेट के बनस्बत, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ का शूज़ जो आपको मिलता है वो मिलता है आपको 2000 रुपये का, हॉकी मिलती है आपको 8000 रुपये की, ठीक है ना। गेंद आप लेते हैं 300 रुपये की। आप 10,000 रुपये के अंदर गरीब बच्चा कहाँ से हॉकी खेलेगा, आप मुझे बताएं। कोई भी सूबाई गवर्नमेंट जो है उसको एकेडमीज़ को बिल्डअप करे और फेडरेशन से उसकी एप्लीकेशन हो, तो मेरा ख्याल है
हॉकी दोबारा जिंदा हो सकती है। आने वाले वक्त में आप देखें, अभी आपको चाइना भी मार रही है, पाकिस्तान टीम को हरा रही है, जापान भी हरा रही है, ये बांग्लादेश और श्रीलंका भी पाकिस्तान टीम को हराएगी। बांग्लादेश का मुझे अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान से मैच हुआ, 17 गोल किए पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे। जी। तो बंगाली उनका कैप्टन रोने लगा, बोला बहुत गोल हो गया है। 17 गोल बहुत हो गया है। हमारे को इस बात का गम नहीं है कि 17 गोल हो गया है, गम इस बात का है कि एक गोल पब्लिक ने भी कर दिया है। उस वक्त हमारी पब्लिक इतना अच्छा खेलती थी, आज हम बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। मैं बांग्लादेश की टीम, अब उन्होंने भी बाहर से कोचेस मंगवा लिए हैं अपना, आने वाले वक्त में वो भी आप देखिएगा कि वो फाइट करेगी पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की टीम जो है वहीं की वहीं खड़ी हुई है, आपस में ही इनकी खलीजें पूरी खत्म नहीं हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, सियासत हो रही है। यानी सियासत जब तक रहेगी, जब तक हर चीज में हमारे यहाँ सियासत है। अगर आप किसी को घर बुला के खाना खिला देना इज्जत से, तो वो बाहर निकल के कहेगा, देखा कैसे तेरे भाई ने सियासत से खाना खाया। हम लोगों ने अपने बहुत सारा टैलेंट जाया किया है, सिर्फ और सिर्फ सियासतें और इन चीज़ों के अंदर आकर के। क्या कहते हैं? मैंने घर में मौसीकी भी देखी वालिद साहब की, जो इनके साथ हुआ वो तो सबको पता है कि हमेशा से लेट डाउन किया गया, सियासत की नज़र इनको भी किया गया, क्योंकि इनके पास जो भी राग हैं, ठीक है ना, वो मेरा ख्याल है आजकल के जितने भी यंगस्टर हैं उनके पास नहीं होंगे। नहीं। तो और जो इनके पास गुलकारी है, जो इनके पास आपने देखा होगा कि इंडिया से जो ये लेके आए, ठीक है ना, सीखा, जो नौशाद साहब के साथ सीखा, वो मेरा ख्याल है एक हिस्ट्री है। नौशाद साहब तो मूसीकार आजम हैं जी, तो उनके साथ बैठ के सीखना कोई आसान काम तो नहीं है। ये किसी के पास भी ऐसी हिस्ट्री नहीं जो आपने दिखाई अभी। नहीं, किसी के पास नहीं है। और इनका ये हुआ कि इनके साथ ज्यादती हुई कि इनकी ज्यादती का सिला जो अल्लाह ताला ने ऐसा दिया कि मुझे पाकिस्तान का स्टार बना दिया। बस वो अल्लाह ने, मैंने कहा ना, शौहरत आपके घर में लिखी हुई है। और ये माँ की दुआएं, कुछ लोगों की दुआएं, कुछ नाजायज अगर करते हैं तो उसके अंधेर है, अंधेर नहीं है, कहीं ना कहीं। आप इंडिया का वो मैच बताए ना जिसमें पत्थर मारे थे लोगों ने, ये पत्थर की इंडिया में किस बात पे मारे हो? ये 90 में हम गए थे खेलने के लिए एशिया कप, तो वहाँ पे जब हम वो फाइनल इंडिया से जीते तो हमें सिक्योरिटी फराम नहीं करी गई। उसके बाद हमें सिर्फ एक वहाँ पे एक पायलट दे दिया था जो कि आगे स्कूटर चला रहा था, और बस थी। बस में पहले तो क्राउड को हमने देखा कि भाई, उससे पहले क्राउड ने हमें बड़ा मारा ग्राउंड के अंदर, पथराव हो गया, मैच रुक गया, फिर बीच में फिर मैच चला अपना, फिर ग्राउंड में पथराव हुआ, फिर मैच रुक गया। हम जीते बड़ी मुश्किल से मैच हम 3-1 से मैच जीत के बाहर जब आए तो इस्लाउद्दीन ने हमें कहा ड्रेसिंग रूम में आप थोड़ा इंतज़ार करें, क्योंकि ये क्राउड जब तक नहीं जाएगा, ये क्योंकि इंतज़ार हमारा ही कर रहा है, ये हम पे बरसेगा। तो हम रुक गए। उसके बाद जब ये लोग चले गए तो कुछ वेस्पा पे कुछ वहाँ पे लोग थे जो सरदार थे, उसमें कुछ ये ऐसे लोग थे कि जो कि जेलसी फील कर रहे थे, बस ऐसे ही। वो हम जब बस में निकले तो साइड में फ्लैट्स थे। बस ड्राइवर ने जब गाड़ी चलाई तो आगे से जो था वो पुलिसमैन गायब हो गया। बीच पे सिग्नल पे जो बस रुकी तो सामने से पथराव हो गया। पथराव इतना खतरनाक हुआ कि इस्ला भाई के लगा, लड़कों के चोटें लगी, लड़के स्टिके लेके बाहर आ गए अपना। उसके बाद फिर ये हुआ कि ड्राइवर गायब हो गया, ड्राइवर को ढूंढने, ड्राइवर का बड़ी मुश्किल से कर करके अल्लाह करके हम वहाँ पहुंचे। यार देखो, श्रीलंका की टीम आई थी, हमारा ड्राइवर उन्हें बचा के ले गया था पाकिस्तान का, खुदाई के साथ। तो वो एक यादगारी बन गया हमारे साथ कि वो तो असल में खेलते मारते थे। सरदार ने सर पे हॉकी मारी थी वसीम के, क्योंकि वो लेके जनाब ड्रिबलिंग करके मैच हम देखते थे, ऐसे निकला तो पीछे से जाके हॉकी, कौन सी हॉकी, आप पीछे से हॉकी। जमाने में ये होता था कि आपको ब्लॉक करना है अच्छे प्लेयर को। हाँ, वो तो मार्क करते थे, मार्किंग होती थी। माई सेल्फ हो या कोई भी प्लेयर हो, वो रोकते थे। मैंने जब 92 के अंदर वर्ल्ड कप खेला फुटबॉल का, और ब्राज़ील से हमारा मैच था, तो मेरे साथ हरकत करी पीले ने। ब्राज़ील का प्लेयर था, मैं गेंद लेके जा रहा था, वो गेंद लेके आ रहा था। बहुत बड़ा प्लेयर। झगड़ा इस बात पे हो गया कि 2 गेंदों से क्यों खेल रही टीम। तो उस पे फिर हमारे साथ मसला हो गया था। अच्छा। बहरहाल मेडिसन साहब के साथ भी आपने परफॉर्मेंसेस किए हैं। बहुत, उनके साथ बहुत की, उनके साथ। वो आदमी क्या आदमी है आपसे? अरे वो तो दुनिया का एक ही आदमी है भाई, वर्ल्ड का एक आदमी, झूठ नहीं बोलो, हमारे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन ईमानदारी की बात यह कि मौसीकी में मेहदी हसन एक ही आदमी है, दूसरा मेहदी हसन नहीं, दूसरा उमर शरीफ नहीं, दूसरा मेहदी हसन नहीं, दूसरा दिलीप कुमार नहीं, एक कम लोग होते हैं। 3 ही आदमी बस नहीं, और बहुत से ऐसे एक हैं। दूसरा वसीम फिरोज नहीं है, नूरजहां नहीं, दूसरी नूरजहां नहीं, लता नहीं, दूसरे फिरोज अख्तर नहीं है। बस मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता। सर आप नहीं समझते, हम तो समझते हैं ना। आप समझे वो, ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा स्टार का वो लगा हुआ हो, काम बोलता है।
वेलकम बैक फौतन हज़रात, हम आ गए वापस और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम फिरोज़ और उनके वालिद फिरोज़ अख्तर साहब। अच्छा एक बात बताएं फिरोज़ भाई, आपके सामने तो एकदम ज़माना गुजरा है, बिल्कुल, इसमें क्या शक है? कौन कौन लोग आपके सामने मेरे आए? सामने सिंगर, सिंगर और दूसरे आर्टिस्ट? मेरे सामने तो सलीम रजा साहब, मेहदी हसन साहब को तो मैंने इंट्रोड्यूस किया मुंबई में, मैंने इंट्रोड्यूस कराया उनको। मेहदी साहब को? हाँ, अगर मैं इसका किस्सा आपको बताऊं कि 50 रुपये इंडिया जाने में आपको मिलते थे, सिर्फ 50 रुपये ले जा सकते हैं आप, और 28 रुपये 12 आने का टिकट होता था पानी के जहाज़ का रिटर्न। कौन सा ज़माना था? ये 19 क्या नाम है 69 और क्या नाम है 70। आप पानी के जहाज से गए? पानी के जहाज़ से जाता था मैं हवाई जहाज़ से तो 337 रुपये का टिकट था महंगा था वो उस वक्त? रिटर्न। हाँ, वो बहुत महंगा था। 50 रुपये में आदमी, बीवी कह रही है कि साड़ियाँ लाना और ये लाना, कहाँ से लाएं, और वहाँ पर हमारे कोई पूछगिछ नहीं, ये नहीं हो रही। मैंने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन में मेहदी हसन साहब ने जितने भी गाने रिकॉर्ड कराए थे, हाँ, ताज़ा हवा बाहर की और गुलों में रंग भरे, सारी रिकॉर्डिंग मैंने अशफाक से कह के सारी स्पूल बनवा ली है। और लेके चले गए? 3 स्पूल ले गया मैं। सबसे पहले मन्ना डे को मैंने दिए तो 600 रुपये उन्होंने मुझे दिए उसके कॉपी के। 600 में वो बेच दिए? 600 रुपये दिए कॉपी करने के। बेचा ना आपने? हाँ, फिर मैं हरनेदात के पास गया, लता के भाई के पास। लता के भाई का क्या नाम है? उसका नाम है हरनेदात, हरना दास। हाना दास। तो वो जनाब, वो उसने कहा दीदी ज़रा सुने। अब वो सुना, अरे कहने के ये कौन है भाई, कैसे हैं, क्या है वो जनाब। 500 रुपये उन्होंने दिए। अब लगा कहाँ 50 रुपये और कहाँ ये पैसे बढ़ते हैं। फिर जानी वॉकर को दिए, उन्होंने 500 रुपये दिए। मन्ना डे को दिए, उन्होंने 6-7, गलत 2-2.5 हज़ार रुपये हो गए भाई। 2 सूट के साड़ी भी कितने की, 25-25 रुपये की मिलती थी उस ज़माने में। 20-25-30 साड़ी है खूब। किसके लिए लाए? मेहदी हसन साहब के लिए? नहीं नहीं, मेहदी किसके लिए लाए थे वो साड़ी? मेहदी हसन साहब को फिर लेटर लिखा मन्ना डे ने कि हम तो भाड़ झोंकते रहे हैं, गाना तो ये है जो आप गाते हैं, यकीन करना। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो आप बता रहे हैं। इसके अंदर एक लाइन है कि देखिए मेहदी हसन की क्या वर्थ होगी। इसमें मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेहदी साहब से जब मैं कहता हूँ हंसते हैं, कहने के भाई इसमें ही इंडिया वाले मुझे जानने लगे तुम्हारे स्कूल देने से। तकरीबन कोई 30-35 गज़लें और ट्रांसलेशन कौन की कौन लोग आपके सामने आए? थिएटर के, टीवी के लोग? सलीम रजा साहब आए, रहमान रुश्दी आए, मुजीब आलम आए, मुइन, अगर आप उनकी बात करते हैं, यानी मतलब जैसे मोइन अख्तर भाई की? हाँ, मुइन अख्तर भाई की बात करते हैं। हमारे सीनियर है। आपके सीनियर है लेकिन मेरे बहुत जूनियर है वो। और क्योंकि भाई हमने तो उनको, हमारे तो महफिलों में क्या नाम है मुइन अख्तर ही होता था, या फिर आगा इससे पहले इनके उस्ताद जो आगा सरवर थे ना। मोइन भाई के उस्ताद कौन है? आगा सरवर। आगा सरवर साहब। हाँ, जो हैदराबाद दक्कन, वो लंदन चले गए थे। वो हमारे प्रोग्राम में उस जमाने में मुजफ्फर निराला कराची का, रंगीला कराची वाला, रंगीला कराची, शराफत, उनको देखो। और जनाब ये शराफत, इस्माइल तारा, और ये जो है ना तूफानी, ये बात की बात है बहुत है। बहुत बात की बात? काफ़ी बात, इन लोगों के बात की बात। आप उनसे भी बहुत। भाई मैं तो डेबोरा डैनियल, आप नाम सुनिए आप, एसबी जॉन, मधु इल्मास, डेबोरा डैनियल, निशी कुमारी, आपके पटलो सिस्टर, ये क्या कौन नाम लोग प्रोग्राम, थे? ये सारे प्रोग्राम करते थे, म्यूजिक के प्रोग्राम यहाँ होते थे तोसीक हाल में। और कैटरक हाल आपने देखा, कैटरक हाल कहाँ है? इतने लोग आपके सामने आए? भाई ये जो महफिलें होती है ना, निजी महफिलें जो स्टेज की या क्या नाम है कॉलेज की होती है, इसके बानी हम बैठे भाई, हम हमारे सामने शुरू हुई। बहुत बड़ा सिंगर जो था ना, वो 30-40 रुपये लेता था भाई। 40 रुपए? तो मोइन साहब ने भी 15-15 रुपये लिए। क्या बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ यार, मैं बता रहा हूँ आपको क्या यार। उस ज़माने में 25 रुपये तो हमें रेडियो पे, 15 रुपये रेडियो पे हमारे गाने के 3 गज़लें गाई तो 15 रुपये का जनाब मिलता था रेडियो पाकिस्तान। इतने सस्ते जमाने से आज आप आटे का भाव देख रहे हैं क्या है? या अल्लाह, पता आटा नहीं क़यामत मिल रहा, चीनी नहीं मिल भाई, रही, ये क़यामत के बिजली नहीं मिल रही, पूर्व क़यामत। ये मालूम अफरा आपके ख्याल में क़यामत कब तक आ जाएगी? अफरा तफरी है, नज़दीक है अफरा तफरी, यही कितनी आसार को क़यामत। नजदीक होगी ताकि उस बहुत हिसाब नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, कुर्ब क़यामत है कितनी नजदीक होगी उसी हिसाब से सेटअप करना है। भाई। आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, आपके पास गाड़ी है, मेरे पास हाँ जी है बाहर गाड़ी। तो आपको गाड़ी तक छोड़ने आएंगे, और गाड़ी में नहीं गए तो ड्राइंग रूम से कह देंगे खुदा हाफिज। अच्छा एक बात बताइए, आपको ये पाकिस्तान के जो जितने बड़े बड़े अदाकार हैं, इनमें दोस्ती भी आपकी रही होगी बहुत से लोगों से? मेरी तो बेग साहब से तो बहुत ही रही है। कौन बेग साहब? नज़ीर बेग, नदीम। नहीं, आपके दोस्त और भी तो हैं, वो रज़ाउल्लाह बेग। रज़ाउल्लाह बेग साहब जो हैं वो भी क्या नाम है, बड़े हमारे शुरू के बचपन के दोस्तों में से हैं। उनके घर में जब कभी आवाज़ देते थे हम रात को 11-12 बजे, तो मुंह पे हारमोनियम आता था उनके बाप का कि ये है रज़ाउल्लाह। हारमोनियम फेंक के मारते थे मुंह पे खिड़कियों से। उनके अब्बू इतने खिलाफ थे। बहरहाल वो शौक था उस ज़माने में, शौक के अब तक। ऐसे बड़े बड़े लोगों के सामने आपने परफॉर्मेंस किया है,
इन्होंने तो खैर दुनिया के ऐसे ऐसे ग्राउंड में परफॉर्म यार, कर ये लिया। तो वसीम ने तो माशाल्लाह दुनिया ने देख लिया इसको, तो दुनिया में देख लिया। मेरा ये ख्याल है कि मैंने, शायद ये मेरे माँ बाप की दुआ है, मैंने दुनिया का हर कोना देखा है। मेरे 25 पासपोर्ट दुनिया के भरे हुए, और एक कंट्री, और अल्लाह ने आखिरी वर्ल्ड कप जब 94 का सिडनी में जीते थे, जब हमने फ्लैग को जब रेस किया था, वहाँ पे लहराया था, तो मेरे तो आंसू भी थे साथ में, क्योंकि मेरा पूरी मतलब ज़िंदगी की हर चीज़ अचीव हो चुकी थी अपना, क्योंकि वो चीज़ हासिल कर ली थी, वर्ल्ड टाइटल, जिसके लिए पूरी दुनिया लगी होती है कि यार वर्ल्ड कप लेके जाना है पाकिस्तान, लेके जाना है। और हम वर्ल्ड कप लेके आए थे, लेके आए 94 का सिडनी वर्ल्ड कप लेके आए, तो इतना बड़ा ऑनर पाकिस्तान ने हमें दिया कि पूरी कौम ने आपको बहुत सराहा appreciate उसने, किया। और वो मेरी यादों के साथ बन गई है उमर भाई, क्योंकि इसमें मैं ही नहीं, मेरे माँ बाप भी शामिल हैं, इसमें मेरे माँ बाप के अलावा पूरी कंट्री शामिल है। हम खेलते हैं अपने मुल्क के लिए, हम परफॉर्मेंस करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। हम अपने मुल्क के लिए जब करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा मुल्क हमारे लिए क्या कर रहा है। हमारी कौम बेशक हमें सराहती है, लेकिन हमें हुकूमती सतह के ऊपर उन फनकारों को ज़रूर पजीराई मिलनी चाहिए। उनका हक भी है, वो इस मुल्क के बाशिंदे हैं, लेकिन वो उस मुल्क के उन चीज़ों से महरूम रहते हैं, उन फैसिलिटीज से जो उनको मिलना चाहिए। इस बात के ऊपर मज़ीद बात करेंगे और इस पर गर्मा गर्म बहस करेंगे और पूछेंगे फिरोज़ भाई से कि कौन कौन वो फनकार हैं जो इनके सामने आए और आज इनके सामने आकर के अपनी शान दिखाते हैं। लेकिन हम भी आपको बार बार ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ब्रेक हम लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू आपसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, हम आ गए वापस और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम फ़िरोज़ और उनके वालिद फ़िरोज़ अख्तर साहब। फ़िरोज़ अख्तर, आप एक बड़े ही मुस्तनद, बड़े अथेंटिक सिंगर हैं, और आपका अबूर ये है कि आपको हर किस्म की गायकी पर अल्हम्दुलिल्लाह अबूर हासिल। इसमें कोई आप गज़लें भी गाते हैं, गीत भी गाते हैं, ठुमरी भी गाते हैं, गाजरे भी। राग। अच्छा, राग कितने आप गा लेते हैं? कौन कौन से राग? तकरीबन कोई, मैं समझता हूँ कोई 125 तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल मुस्तनद हैं, शुद्ध राग। एक राग याद करना ही बहुत मुश्किल है। उसकी वादी संवादी, आरोही अमरोही उसकी होती है, तो वो परफेक्ट अगर हो तो राग की शक्ल अलग अलग नजर आती है। आप एक ऐसे आदमी के दोस्त हैं जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर रहा है, सुहेल राना साहब। जी जी जी। सुहेल राना साहब ने कौमी नगमात बहुत अच्छे बनाए, फिल्मों की म्यूज़िक बड़ी शानदार दी। वहीद मुराद का जितना रोमांटिक दौर है वो सारा गुजरा है। आप इतने करीब रहे, मैं उस दिन उनके घर में आपने उनका खाना किया था, आपने मुझे भी मदऊ किया था जी। उसमें मैंने देखा कि आपकी उनकी बेतकल्लुफ़ी और ये और फैमिली टर्म। जी, क्या वजह है कि सुहेल राना साहब ने आपको किसी फिल्म में गीत नहीं गवाया? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाई देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, और मैं फैक्ट का कायल हूँ। मैं मीडियाकर नकल या जो होते हैं ना कलई, सोने, अगर आप तो लोहे पे सोना चढ़ा दें तो सोना बन जाएगा, तो वो सोने पे यानी लोहे पे सोना चढ़ाने वाली बात है। 4-6 स्पेनिश गाने जो हैं, जो किसी को मालूम ही नहीं है, वो जनाब कन्वर्ट करके कर दिए। या जैसे सुनी धरती अल्लाह रखे अल्लाह माफ़ी दे, वो गाना मदर इंडिया का गाना है, नगरे नगरे दारे दारे सुनी धरती अल्लाह। तो भाई मैं इसका कायल नहीं हूँ भाई, मैं फैक्ट। यार ये क्या बात है, हमारे कौमी नगमे के पीछे से भी इंडिया निकल गया है। तो फिर तो भाई वो इसलिए निकल आया ना कि ये भाई एडॉप्टेशन जो है ना मुझे पसंद नहीं है। मैं तो असल सच बोलो, सच का कायल हूँ। नहीं, सुहेल राना साहब ने आपको गाना फिल्म में नहीं गवाया। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि भाई वो मुझे एडॉप्टेशन में लाते थे, उन्होंने मुझे वो तर्ज़े में तो उनको फ़ौरन बताता था। जैसे मिसाल के तौर पर बज़मी साहब ने वो गाना बनाया रंजिश सही, हाँ, लिए रंजिश सही हो जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई, हो जाने एक ही चीज़, वाले वही है। तो अब ये क्या, अगर वो वही वाली बात है कि ये सब वही एडॉप्टेशन है। जैसे जाने वो कैसे होठों से छू लो तो, एक ही
मौसीकी वाला आदमी जो मौसीकी का समझदार आदमी होगा और जो मौसीकी में कदम दूसरा रखेगा और वो जनाब चाहेगा कि नहीं भाई इससे बचो, इसलिए तो कि इसीलिए सुहेल राणा आपको नहीं वो गवाया। नहीं, मैंने उनको कई दफ़ा ऐसा कहा कि उन्होंने कहा मुझसे, मैंने कहा यार बात ये कि मेरा आपका मिजाज नहीं मिलता। कहने लगे यार तुम तो बहुत क्लासिक में और बड़े उसके अंदर और ये तो रिक्वायरमेंट। मैंने कहा रिक्वायरमेंट कैसे नहीं है भाई, आप मुझे बताओ एक नई चीज़ अगर किसी को अगर आप देते हैं और एडाप्टेशन देते हैं तो वो तो फ़र्क पड़ता है। खत्म हो जाए। स्पेनिश गाने जो है ना वो बहुत मिलते जुलते हैं, क्या नाम है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी म्यूजिक मुझे वो क्या है कि वो रिकॉर्ड सुने, आपने तो कभी स्पेनिश किसी ने सुने नहीं, उसको कन्वर्ट कर दिया जनाब, लोगों को पता ही नहीं है कि आज जाने की जिद ना करो। अरे भाई स्पेनिश गाना है, आज जाने की जिद ना हाँ, करो। मा तरा गो मा पा मा बरा आज जाने ये है। अब बोलिए यार क्या करेंगे। अच्छा एक बात बताएं, इतना गाया, इतना हिंदुस्तान में फिरे, सच्ची बात, यहाँ सच की बात हो रही है, अभी आपने कहा मैं सच बोलूंगा, कोई ऐसा ही भी रही जिंदगी में जिन्होंने हिंदुस्तान में गौर से देखा हो? आपको गौर से देखना समझते हैं ना, आशा भोसले ने गौर से देखा। अरे ऐसा कि खा जाएगी। मैंने कहा भाई मुझ में क्या रखा है, मैं तो बहुत छोटा हूँ तुमसे। कहने लगी आप पाकिस्तान से आए हैं, आपको गाने का बड़ा शौक है, आप मेरे हर कहने रिकॉर्डिंग में मौजूद होते हैं। मैंने कहा मैं तो हर एक की रिकॉर्डिंग में जाता हूँ, इसलिए कि कुछ दिन के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर हूँ, तो जाहिर है कि मुझे शौक है म्यूज़िक का। अगर आशा के साथ वो उस वक्त मसला सेट तो हो क्या यार जाता, तुम मुझे हिंदू करने की कोशिश कर रहे हो? यार वो भी तो मुसलमान हो सकती थी। नहीं भाई वो बड़े कट्टर हिंदू। यार यही तो हमको तोड़ना था। आपका बेटा वर्ल्ड कप जीत के लाया, हाँ। आप आशा ही जीत के लिया। लेकिन उमर भाई उसमें आपका शमूलियत अगर होती तो शायद ऐसा हो सकता था। वसीम ये बताइए, आपसे एक बात कि ये जो आपका खेल खेलने का दौर था, जाहिर है आप बच्चे थे, सब कुछ था, अब्बू की क्या सपोर्ट रही आपको हॉकी में? हॉकी में तो हमेशा से ये था कि फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट रही थी, थोड़ा सा इनकी तरफ से सख्तियाँ थी, और ऐसी बात है कि भाई पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दो, खेल की तरफ ज़रा कम रखो। इनको ये तो नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान का सुपरस्टार बन जाऊंगा या पाकिस्तान से 12 साल खेल जाऊंगा। सामान वमान हॉकी का लेके देते थे खेलने के लिए, किट नहीं, विट कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको हकीकत बात बताऊं कि हॉकी इन्होंने दिलाई, वो टूट गई हॉकी, क्योंकि उस ज़माने में हॉकी एक जाहिर सी बात है, एक अफोर्ड करने वाला इंसान ही अफोर्ड कर सकता था। उस वक्त भी महंगी थी हॉकी, 150-200 रुपये की हॉकी कराची किंग ग्रेस की आती थी, वो टूट गई थी एक्चुअली। तो बड़ी इन्होंने कहा मैंने दूसरी दिलानी नहीं है, तो उसे बाकायदा उसमें ये मैं अपने यंगस्टर को भी बताना चाहता हूँ जो ये इंटरव्यू सुन रहे हैं कि देखें शौक का आलम ये था कि उस हॉकियों पे कीले लगा के जोड़ के उस पर टेप की रैपिंग करके, और मैं फिर जो है अपना क्लब से हॉकी खेला था अपना। तो ये एक जो सुपरस्टार जो बनते हैं वो ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ खो के कुछ पाना पड़ता है अपना। कायदे आजम खंबे की लाइट के नीचे पड़ते रहे, बहुत बड़ी बात। क्या दूर अंदेश शख्सियत थे, उनको मालूम था कि एक बिजली का बहुत बड़ा सेटबैक होगा हमें और लाइट नहीं होगी, तो वो जाते जाते बच्चों को ये सबक देगा कि बेटा खंबे की लाइट आ रही है, उसके नीचे भी पढ़ लेना लेकिन पढ़ लेना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। लेकिन शायद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये नहीं मालूम था कि खंबे में भी लाइट नहीं आएगी। मेरे कायदे आज़म, आपकी गुड लक थी, आप खुशकिस्मत थे कि खंबे की लाइट आपको मिल गई। ये नौजवान नस्ल कैसे पढ़ेगी कायदे आज़म, इसको तो खंबे में भी लाइट नहीं मिल रही है। और हज़रात आपने देखा कि सच्चाई क्या चीज़ होती है। सच्चाई ये है कि दो शख्सियत सामने बैठी है, सच्चाई ये है कि वो बगैर किसी सपोर्ट के पाकिस्तान की टीम में खेले, चैंपियन बने, वर्ल्ड कप जीत के आए उस टीम के साथ। आज हमें चाहिए कि हम वसीम फिरोज़ के उस तजुर्बे से फ़ायदा उठाएं, हम मंजूर जूनियर से फ़ायदा उठाएं, हम हनीफ खान से फ़ायदा उठाएं। हम क्या करते हैं कि जब हमारे किसी आदमी को काम आ जाता है तो हम उसको काम देना छोड़ देते हैं और एक नए आदमी को काम सिखाना शुरू कर देते हैं। सिखाएं नए को, लेकिन पुराने से सिखवाएं और अपने से सिखवाएं। हम बाहर का आदमी लाते हैं, उसे डॉलर में पेमेंट करते हैं, अपनी करेंसी को खुद अपनी ही नज़रों में गिरा देते हैं। आज हमारे पास एक लम्हा फ़िक्रिया है कि यार
हमारे पास क्यों नहीं अच्छे प्लेयर आ रहे? क्योंकि हम प्लेयर बना नहीं रहे हैं। आज हमारे पास शाहिद आफरीदी है, लेकिन हम दूसरा शाहिद आफरीदी तैयार नहीं कर रहे, क्योंकि इस शाहिद आफरीदी ने भी आखिरकार एक एज पे इंशाल्लाह पहुंचना है, अपनी सक्सेस खेलनी है उसने, लेकिन एज फैक्टर्स होते हैं। हम वसीम अकरम नहीं बना सके उसके ज़माने में, हम इस्लाहुद्दीन नहीं बना सके, हम समीउल्लाह नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं हमारे पास हनीफ मोहम्मद, क्यों नहीं हमारे पास अंसरदार? इसलिए कि हमने बनाए नहीं, तैयारी नहीं करी। हमारे पास वसीम फिरोज़ है, फिरोज़ अख्तर बैठे हुए हैं, इनके गले में जो राग है, इनके पास जो सुर है, और जो हमारे पास एक बेसुरों की लाट है। अगर हमारे पास कोई एकेडमी हो, उसके अंदर फिरोज़ भाई जैसे लोग, एक्सपीरियंस लोग, इन लोगों को बिठा करके, इन जैसे और लोगों को जो इस वक्त बिजी नहीं है, अगर हम कोई एकेडमी दे दें, कोई जगह दे दें, तो हम अपने टैलेंट को एक सपोर्टर देंगे, उनको सीखने का मौका देंगे, और हमें मुस्तकबिल में अच्छे सीखे हुए लोग मिलेंगे। यही हमें हॉकी के साथ करना चाहिए, इस मैसेज के साथ कि वक्त वापस नहीं आता। आज भी वक्त है, हम जिस फील्ड में भी हैं, हमें उस फील्ड का नेक्स्ट मैन तैयार रखना चाहिए। हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। दुनिया में कई मैचेस में जाके हमें शर्मिंदगी हासिल होती है। इन्हीं बातों के साथ ये शिकायतें भी थी, ये बातें भी थी, ये हिदायतें भी थी, ये रास्ता भी था, इसमें दरख्वास्त भी थी, इसमें अपील भी थी, इसमें एहतजाज भी था। इन सारी बातों के साथ शरीफ शो से उमर शरीफ, फिरोज़ अख्तर और वसीम फिरोज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।